सो कंटिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एसिड एंड बेस, अब देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स और बेसिस कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ एसिड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सबने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हम एसिड को बेस के साथ ट्रीट करते हैं वो आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं। मतलब एसिड के कैरेक्टर को बेस क्या करता है, कैंसिल करता है, और बेस के कैरेक्टर को एसिड कैंसिल करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज करने पे जो बनता है दैट इज़ सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल एसिड ले लेते हैं हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस बेस ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, NaOH में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव ये दो आयंस बनेंगे पानी में, और HCl पानी में जाके H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। तो पहले वाला जो मॉलिक्यूल है इसका कैटायन मतलब पॉजिटिव पार्ट H पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव पार्ट के साथ दैट इज़ OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करता है। तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव क्या बनेगा, वाटर। और इसका जो नेगेटिव पार्ट है पहले मॉलिक्यूल का वो दूसरे के पॉजिटिव के साथ, मतलब आपस में ये अपने पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये Cl नेगेटिव इस Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके बनाता है NaCl विच इज़ सॉल्ट। तो ये होता है जनरली मोस्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन में कि आपको एक सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। अब इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2.6 ऑफ NCERT। अब इसमें कहा गया है कि टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। तो NaOH का मतलब है कि ये बेसिक सॉल्यूशन ले रहे हैं हम एक टेस्ट ट्यूब में, एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन। ठीक है, फिनोफ्थलीन का बेसिक मीडियम में कलर क्या होता है, पिंक। बेसिक मीडियम में फिनोफ्थलीन आप डालेंगे तो वो पिंक कलर देगा। अब धीरे धीरे ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, नाउ इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन, व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन चेंज। अब देखते हैं कि यहां पर हुआ क्या। देखो नाउ दिस पर्टिकुलर डायग्राम ये हमें बताता है, अगर हम यहाँ राइट से स्टार्ट करें, ठीक है, इसको आप A ले ले, इसको B ले लें और इसको C। A में क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पर बेसिक है। तो बेसिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन हमने ऑलरेडी डाल रखा है, तो सॉल्यूशन का कलर हो गया पिंक। अब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या ऐड कर रहे हैं, एसिड। तो यहाँ पर एसिड रखा गया है, ऊपर से हम एसिड ऐड कर रहे हैं। एसिड ऐड करने पे क्या होगा, सॉल्यूशन की बेसिसिटी कम होगी, बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे ही जितना भी बेस इस सॉल्यूशन में था वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, तब क्या हो जाएगा, वो कलरलेस होगा। तो यहाँ देखो पिंक कलर था, पिंक से धीरे धीरे कलर डिसअपीयर हो रहा है, और यहाँ पर ये कंप्लीटली डिसअपीयर हो चुका है। मीन्स यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया है, एसिडिक। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस होंगे कि बेसिक में पिंक होगा, धीरे धीरे एसिड ऐड करते रहेंगे तो वो कलरलेस होगा। अब नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। अब फिर से ये जो C में मिक्सचर है इसमें कुछ और NaOH बेस और ऐड कर देंगे। अब वो जो बेस ऐड करेंगे वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करके फिर से बेसिक कर देगा। तो वापस डज द पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थलीन रीअपियर, यस, फिनोफ्थलीन की वजह से जो पिंक कलर आ रहा था दैट विल रीअपियर, फिर से आ जाएगा। वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपन्ड, क्यों, क्योंकि पहले बेस में आप एसिड डालते रहे। ठीक है, तो उसको ऐसे समझ लो कि बेस के आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, उस पर आप एसिड डालते रहे। जैसे ही एसिड के भी 100 हो गए तो एसिड के 100 बेस के 100 पूरी तरह एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर गए। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आ गया न्यूट्रल। जैसे ही न्यूट्रल हुआ पिंक से वो क्या हो गया, कलरलेस। अब न्यूट्रल में आपने फिर से बेस डाल दिया तो सॉल्यूशन फिर से बेसिक हो गया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में देखिए अगर हम, तो pH इज इक्वल टू 7। 7 का मतलब है अभी के लिए समझ लो कि दिस इज न्यूट्रल, 10 दिस इज बेसिक। तो फिनोफ्थलीन
बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर में रहता है और न्यूट्रल में या एसिडिक में कलरलेस रहता है। अब देखते हैं कि एक्चुअल यहाँ पर रिएक्शन होता क्या है। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है। जैसे मैंने कहा आपको कि HCl लिया प्लस उसमें NaOH ऐड किया, तो ये क्या बना NaCl प्लस वाटर। अब HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हम सब जानते हैं कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आगे से इसको मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को Sa लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस को Sb, और आगे बन गया ये सॉल्ट प्लस वाटर। जब आप HCl को पानी में डालते हो तो क्या होता है, वो बेसिकली H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, पानी में डालते ही Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। और NaCl, घर में जब आप नमक को पानी में डालते हैं तो बेसिकली NaCl पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि वो टूट जाता है अपने आयंस में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, अब देखो एरो के लेफ्ट साइड, मतलब ये जो साइड है ये रिएक्टेंट वाली साइड है और ये वाली जो साइड है दिस इज द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट वाली साइड में भी Cl नेगेटिव है, प्रोडक्ट में भी है, कैंसिल हो गए क्योंकि सेम स्पीशीज लेफ्ट और राइट दोनों में होगी तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। Na पॉजिटिव रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी है, कैंसिल हो गया। पर H पॉजिटिव प्रोडक्ट में नहीं है, रिएक्टेंट में है, OH नेगेटिव प्रोडक्ट में नहीं है। तो बेसिकली ये रिएक्शन अल्टीमेटली क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो कैंसिल हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये रिएक्शन क्या है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स यू H2O। ठीक है, ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे कि H2SO4। H2SO4 पानी में जाके देखो, नॉर्मल अगर आपको दें कि H2SO4 प्लस 2NaOH, ये न्यूट्रलाइज करके बनाते हैं Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, मतलब H2SO4 के दोनों हाइड्रोजन सोडियम ने रिप्लेस कर दिया, मतलब इसका ये H पॉजिटिव था तो इसके पॉजिटिव की जगह दूसरे का पॉजिटिव आ गया, Na पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, तो 2 हाइड्रोजन की जगह 2 सोडियम आ गए, तो Na2SO4। और ये 2 H 2 OH के साथ मिल गए तो 2 वाटर बन गए। अब H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो H2SO4 पानी में जाके क्या बनेगा, 2 H पॉजिटिव अलग हो जाएंगे और एक SO4 2 नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। 2 NaOH हैं तो 2 Na पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव में टूट जाएगा। Na2SO4 सॉल्ट है, सॉल्ट भी पानी में जाके ये पूरी तरह आयनाइज हो जाता है, तो ये 2 Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा प्लस 2 H2O। तो ये 2 Na पॉजिटिव लेफ्ट राइट में कैंसिल, सल्फेट सल्फेट कैंसिल, क्या बचा 2 OH पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव गिव्स यू 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो जो एक्चुअल रिएक्शन है 2H पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव गिव्स यू 2 H2O। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी आप इसको समझ लेंगे तो 11th में आपको डेफिनेटली चीज़ें ज़्यादा इजीली समझ आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो एक्चुअल रिएक्शन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जहाँ पर H पॉजिटिव कहाँ से आ रहे हैं, एसिड से आ रहे हैं, OH नेगेटिव आ रहे हैं बेस से। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन होगा वो एक्चुअली यही रिएक्शन होगा, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस with the OH negative ions to produce water molecules। ठीक है, तो ऐसे आप और भी रिएक्शन और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। तो लेफ्ट राइट के आयंस कट जाएंगे, तो ये जो आयंस कैंसिल हो जाते हैं जो दोनों तरफ होते हैं इनको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस। ठीक है, ये सिर्फ मैच देखने आए, इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हैं ये वहाँ भी हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका कोई एक्चुअल पर्पस नहीं है, दे डोंट अंडरगो एनी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो इतना पार्ट क्लियर है। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी वो आप 11th में खुद समझेंगे जब आयनिक इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स।
देखो मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या हुआ, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, जैसे कि सोडियम कंबाइन करेगा तो Na2O, मैग्नीशियम कंबाइन करेगा तो MgO, कॉपर कंबाइन करेगा तो CuO, ठीक है। ऐसा क्यों? सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन में जो ऑक्साइड की ऑक्सीजन है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम चाहिए, 2 पॉजिटिव चाहिए, इसलिए Na2O। मैग्नीशियम के ऊपर ऑलरेडी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो एक ही O2 नेगेटिव से बैलेंस हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से ये फॉर्मूलाज हैं। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा उसको बोलेंगे मेटेलिक ऑक्साइड। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये याद करना है आपको कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब बेसिक ऑक्साइड्स हैं इसीलिए तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी बेस होगा वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन देखें यहाँ पे, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड का ले लें हम, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4, तो दोनों के क्या करने हैं, आयंस इंटरचेंज कर देने, ठीक है। यहाँ पर कैटायन है कॉपर 2 पॉजिटिव, यहाँ पर कैटायन है H पॉजिटिव, तो कॉपर को उधर भेज दो, H को यहाँ ले आओ, तो ये H2 यहाँ आ गए, कॉपर इधर चला जाएगा, तो कॉपर चला जाएगा आपका राइट में, ये 2 H आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा CuSO4 और H2O के साथ लग गए तो बन गया वाटर। तो CuSO4 भी क्या है, एक सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट, सॉल्ट प्लस वाटर मिल गया आपको यहाँ पे। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये एज अ बेस यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और ये एसिड है, ठीक है। और आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 2HCl, तो ये बैलेंस करके आपके पास आता है MgCl2 प्लस H2O। तो मैग्नीशियम इसके क्लोराइड के साथ लग गया और 2H ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना गए, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन हम नोट डाउन लिख सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स का एसिड के साथ। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड भी हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। आई गेस इतना आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब एक पॉइंट था कि अगर मेटल के ऑक्साइड एसिडिक हैं तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक हैं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये एसिडिक हैं इसीलिए ये बेस के साथ कंबाइन करते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन हुए, जो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल जैसे कार्बन है, सल्फर है, देन और के एग्जांपल इससे आप फॉस्फोरस का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सिलिकॉन का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। पर सिलिकॉन एक्चुअली मेटल भी नहीं है, मेटलॉइड की वैरायटी में आएगा। तो कार्बन का ऑक्साइड लेंगे तो CO2 है, सल्फर का एग्जांपल लें तो SO2 भी है, SO3 भी है। कार्बन का वैसे कार्बन मोनो ऑक्साइड भी होती है CO, बट CO इज़ न्यूट्रल इन नेचर, वो एसिडिक नहीं है, इसलिए उसका एग्जांपल नहीं लिया। फॉस्फोरस का P2O3 है, P2O5 है, देन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का N2O3 ले लो, N2O5 है, NO2 है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल। क्लोरीन ले लो, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, तो Cl2O7। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल एसिडिक ऑक्साइड्स। तो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं इसलिए किसके साथ कंबाइन करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्शन करवा दो, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, बेस ले लेते हैं हम यहाँ पर NaOH ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बनेगा सॉल्ट, दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो 2 सोडियम है तो ये 2 NaOH, कार्बन 1 है, 3 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है तो ये बन जाएगा H2O। तो देखो 2 हाइड्रोजन बैलेंस, एक कार्बन, ऑक्सीजन इज़ 3 + 1
4, तो 2 + 2 4, इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये बन गया आपके पास CO2 एसिडिक ऑक्साइड था, ये बेसिक है, दिस इज सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये भी एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इस तरह के और एग्जांपल्स आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जस्ट गूगल के एसिडिक ऑक्साइड रिएक्शन विद बेस। तो इसमें कुछ और एग्जांपल जैसे ले सकते हैं हम। चलो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम ले लें फिर से, NaOH की जगह 2KOH, दैट विल बिकम K2CO3 + H2O। सिमिलरली यहाँ पर फिर उसके बाद हम ले सकते हैं जैसे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दैट विल बी CaSO3 + H2O। फिर CO2 को ले लेकर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये तो हमने रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी है, आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। दिस विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 + H2O। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो जस्ट रिसेंटली आई हैड अ चांस टू रिव्यू दिस पर्टिकुलर बुक, येलो बर्ड पब्लिकेशन, केमिस्ट्री फॉर द क्लास 10। सो इट्स अ गुड बुक, क्योंकि जो फॉन्ट सेलेक्शन है, स्पेसिंग है, कलर डायग्राम्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं और NCERT के सारे डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं, कुछ अलग से अच्छी प्रॉब्लम्स भी हैं। सो ओवरऑल इट्स अ गुड बैलेंस्ड बुक। ठीक है, तो आई ऑल्सो यूज़ सम ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस बुक इन माई सम ऑफ द लेक्चर्स। ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट अ क्विक रिव्यू फॉर अ बुक के। अगर आप चाहते हैं कोई अच्छी बुक, तो यू कैन ऑल्सो गो एंड ट्राई दिस वन। ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन गेट इट। ओके, सो दैट इज़ ऑल। तो मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने देख लिए। अब नेक्स्ट आर दीज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? Second, third, so you have to try these 3 questions and we will discuss the answers to these 3 problems in the next lecture. Thank you. Have a nice day.